हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, अपडेट होता हुआ जा रहा है आपके पास वीडियो। तो जो पिछला लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फेराडे लॉ से रिलेटेड डिस्कशन किया। समराइज्ड फॉर्म में एक लेक्चर मैंने पूरा आपको बताया कि कैसे कैसे फेराडे के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ को भी रिलेट करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जामिनेशन में। आज का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है बेटा आज का, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल। और इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? डेनियल सेल। मतलब आज की क्लास में जो ज्यादातर डिस्कशन होने वाला है वो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल, और जिसका एक एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है? डेनियल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? ये ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल सेल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या? एक तो मैंने जैसे डेनियल सेल दिया, और अगर मैं लाइफ से इसको रिलेट करूं तो मोबाइल की बैटरी, या जो मोबाइल का हमारा आप बोल सकते हो जो बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी, तो मोबाइल की बैटरी में कब हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं? ध्यान से देखो, मोबाइल की बैटरी वाले को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बोलेंगे? हम इसको लिखेंगे डिस्चार्जिंग, है ना, डिस्चार्जिंग ऑफ मोबाइल बैटरी, ठीक है ना। तो जो बैटरी का डिस्चार्जिंग होता है वो इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। या किसी भी बैटरी का एग्जांपल आप इसको बोल सकते हो। इन्वर्टर जब आपका काम करता है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आया तो उसमें एनर्जी स्टोर हुआ, उसके बाद लाइट कटने के बाद इन्वर्टर आपका ऑन हो जाता है। तो इन्वर्टर भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि इन्वर्टर में लाइट स्टोर है केमिकल के फॉर्म में, और वो फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रीजनरेट होकर आपके पास मिल रहा है। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, है ना, मतलब डिस्चार्ज हो रही है, आप यूज कर रहे हो, तो वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल होता है। बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं जो लाइट ना होने के बाद भी काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वोल्टेइक सेल मैंने बोला, फोटोवोल्टेइक सेल नहीं बोला है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो जनरेट करता होगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जिसका एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया हुआ है डेनियल सेल। ये बैटरी के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दूंगा। और मैंने डेली लाइफ में अगर इसका मैं आपको बताऊं, टॉर्च की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फोटोवोल्टेइक सेल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। तो आज बेटा हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू द डेनियल सेल, कि डेनियल सेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की जो हमसे पूछा जा सकता है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट के व्यू से भी, नीट के, जेईई मेंस सभी जगह इससे रिलेटेड थियोरेटिकल और जो है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज द डेनियल सेल। डेनियल सेल से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। सो टू स्टार्ट द डेनियल सेल, लेट अस कंसीडर सम सेट ऑफ रिलेटेड टू द डेनियल सेल। तो जरा ध्यान देखो, सबसे पहले मैंने बेटा एक कंटेनर यहाँ पे लिया हुआ है, दिस वन इज द फर्स्ट कंटेनर। इसी तरीके से मैंने एक कंटेनर यहाँ पे लिया हुआ है, ये हमारे पास है सेकेंड कंटेनर, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकेंड कंटेनर है। इस कंटेनर में लेफ्ट साइड में हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है ना, और इसके बाद एक इलेक्ट्रोड हमने यहां पे लिया। तो ये हमारे पास एक पहला इलेक्ट्रोड हुआ, ठीक है ना, और एक हमारे पास ये दूसरा हुआ, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हुआ, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वोल्टामीटर से। किससे कनेक्ट है? वोल्टामीटर से, या आप बोल सकते हो इट इज ए अमीटर। मैंने इसको किससे किया हुआ? अमीटर से। सो अमीटर क्या करेगा? अमीटर मेजर करेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो सोल्यूशन है,
इस सोल्यूशन को हम लोगों ने बोला हुआ है एक्वस ZnSO4। और यहां पे मैंने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया हुआ बेटा, ये आपके पास है एक्वस CuSO4। दो टाइप का सोल्यूशन है। आपको मालूम है जो राइट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग बेटा कैथोड, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। जो कैथोड है वो बना हुआ है कॉपर मेटल का, और जो ये दिया हुआ है एनोड ये बना हुआ है जिंक। ये कैथोड कॉपर का, और ये जो कैथोड है उस पे हमेशा रिडक्शन होगा। क्या होगा? इस पे हमेशा रिडक्शन। और जो एनोड दिया हुआ है, एनोड पे हमेशा क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। अभी ये सेटअप हमारे पास दिया है। अब देखो इसमें होगा क्या। मान लो ये जो हमारे पार्ट दिया हुआ है ZnSO4, तो ZnSO4 किसका है? एनोड का। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? जरा ध्यान से देखना, ये जो मेटल का रॉड दिया है ये किसका बना है? जिंक का। तो जिंक प्रेजेंट है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। ये यहाँ पे आएगा बेटा किस फॉर्म में? Zn+2 के फॉर्म में। ये यहाँ पे आएगा Zn+2, और ये एक्वस हुआ। रिएक्शन को बैलेंस करो, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। मतलब जो एनोड वाला पार्ट है उस पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn+2 एक्वस फॉर्म में आएगा, और क्या प्रोड्यूस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि देखो जो इस मेटल रॉड का थिकनेस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो पॉइंट नंबर 1 मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? देखो, थिकनेस ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। थिकनेस ऑफ द जिंक रॉड डिक्रीजेस। लेकिन Zn+2 इस सोल्यूशन में आ रहा है, तो Zn+2 का अमाउंट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीजेस। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये यहां तक बात हुई बेटा। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन्स। यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन्स। यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अब देखो एनोड वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये हमने कैथोड का दिखा। अब जरा एनोड वाले पोर्शन का देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एनोड का था। अब दूसरा किसका हम लिख रहे हैं? कैथोड का। कैथोड का मतलब कॉपर, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा? इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? Cu+2। तो ये जो Cu+2 है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? एक्वस। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये किसमें कन्वर्ट हुआ? Cu इन द सॉलिड। इसका मतलब है कि यहां पे Cu+2 था। Cu+2 इस सोल्यूशन से इस पे डिपोजिट हुआ। इस पे क्या हुआ? डिपोजिट। तो Cu+2 यहां पे आके डिपोजिट हो रहा है। अगर डिपोजिट हो रहा है तो इस मेटल रॉड का थिकनेस क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन Cu+2 का अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो तीसरी बातें हम यहां से लिख रहे हैं। पहला, थिकनेस ऑफ Cu रॉड इंक्रीजेस। ये ज्यादा थिक होता हुआ चला जाएगा। लेकिन आप यहीं पे फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिक्रीजेस। साथ में Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज। बहुत बेसिक पॉइंट है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको सब याद दिला दे रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा जो यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तो आपको मालूम है कि Zn+2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन Zn रॉड का थिकनेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो थिकनेस है Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो Cu का मेटल रॉड है, इलेक्ट्रोड है, उसका थिकनेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमारे पास पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, तो आप बोलोगे एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आप लिखोगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल वायर। जो एक्सटर्नल वायर लगा हुआ है यहां से जा रहा है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट किसका डायरेक्शन होता है? तो आप बोलोगे प्रोटॉन। और जो डायरेक्शन प्रोटॉन का होता है वही डायरेक्शन किसका होता है बेटा? करंट का भी होता है। वही डायरेक्शन किसका होता है? करंट का। तो ये हुआ डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही। पहला, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? एनोड टू कैथोड फ्रॉम एक्सटर्नल वायर। प्रोटॉन का डायरेक्शन क्या होगा? कैथोड टू एनोड फ्रॉम द एक्सटर्नल वायर। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कैथोड टू एनोड फ्रॉम एक्सटर्नल वायर।
फ्रॉम एक्सटर्नल वायर। ये कैथोड एनोड का हम लोगों ने करंट का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना सभी लोग। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है गलत हो जाए ऐसे क्वेश्चंस। तो 4 पॉइंट हमारे पास थे, 5वां पॉइंट इलेक्ट्रॉन से, 6 पॉइंट करंट से, 7 पॉइंट आपके पास प्रोटॉन से रिलेटेड यहाँ पे है। अब होगा क्या, यहाँ पे Zn+2 का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इस पे क्या आने लगेगा, प्लस चार्ज। इस पे क्या आने लगेगा, प्लस चार्ज। मतलब इस कंटेनर पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ बेटा, प्लस चार्ज जनरेट हुआ। अच्छा देखो, यहां से Cu+2 क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर यहां से Cu+2 डिक्रीज हो रहा है तो SO4 का अमाउंट क्या हुआ, इंक्रीज। मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इंक्रीज। ये माइनस चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है एक ऐसा टाइम आएगा जब कंटेनर में Zn+2 का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब SO4-2 का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, और इसके वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और जब रिएक्शन स्टॉप होता है तो वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट हुआ रहता है, और इस पोटेंशियल को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसका एक और नाम होता है, ठीक है ना, मैं यहीं लिख रहा हूं, इसका नाम होता है हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल, जिसकी वजह से सेल का रिएक्शन रुक जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, आफ्टर सम टाइम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हो जाएगा सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो मतलब ये वो हाल हुआ कि आपने बैटरी चालू किया, जैसे ही वो काम करना स्टार्ट किया थोड़ी देर बाद बंद हो गया। तो आप बोलोगे क्या वाहियात चीज है ना, अभी तो शुरू हुआ और वैसे ही खत्म हुआ। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस गड़बड़ी को दूर किया, और इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए उन्होंने इस सेटअप में एक इंस्ट्रूमेंट अलग से ऐड किया। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या था, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो सेल हमारे पास दिया है ये कंप्लीट हो गया, और इसमें कोई भी गड़बड़ी ऑब्जर्व नहीं हुई बाद में, ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक इसमें बाद में दिखाई नहीं दिया। तो देखिए उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये सेल बहुत सक्सेसफुल हो गया, और जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से करंट स्टॉप हुआ था वो करंट वापस आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है रिलेटेड टू द सॉल्ट ब्रिज। उन्होंने क्या यूज किया था बेटा, सॉल्ट ब्रिज यूज किया था। ये सॉल्ट ब्रिज है क्या, जरा ध्यान सभी लोग देखिए। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट में एक कंटेनर लिया था, ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे राइट में एक कंटेनर लिया। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड था एनोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या था, कैथोड, और इनको हमने किससे कनेक्ट किया, अमीटर से कनेक्ट किया हुआ था। और ये इस तरीके से यहाँ पे ZnSO4 था, और यहाँ पे क्या दिया था, CuSO4। तो ये CuSO4 है, और ये क्या दिया हुआ है, ZnSO4, ठीक है ना। ध्यान रखना जो आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, इसमें राइट वाले पे साइन होगा प्लस, और लेफ्ट वाले पे साइन क्या होता है, माइनस, ठीक है ना। मैंने इसको कैथोड बोला था, और इसको क्या बोला था बेटा, एनोड। अभी तक की कहानी तो ठीक थी, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और इस डायरेक्शन में करंट आ रहा था, और इसी डायरेक्शन में प्रोटॉन भी आ रहा था, और थोड़ी देर बाद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने इन सेल को कनेक्ट किया एक ट्यूब से, जिसका नाम उन्होंने दिया सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया बेटा, सॉल्ट ब्रिज। उन्होंने बोला भाई ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका क्या काम होगा, तो सॉल्ट ब्रिज मेनली तो इसके लिए यूज हुआ था जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया था। सबसे पहले देखो ये सॉल्ट ब्रिज बनेगा किसका, तो सॉल्ट ब्रिज इज मेड बाय KCl, ठीक है ना, NH4NO3 and KNO3 salt dissolve in agar-agar solution।
अगर अगर सोल्यूशन में इन सॉल्ट को डिसॉल्व करके एक पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को यू ट्यूब शेप देके यहां पे कनेक्ट कर दिया जाता है, इसमें पूरा आपके पास वो पेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये पेस्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वही पेस्ट है जो सॉल्ट ब्रिज हमने जिसका बनाया हुआ है। तो होगा क्या बेटा, ध्यान देखो, मान लो हमारे पास यहाँ पे KCl दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, KCl, ये हमारे पास पेस्ट दिया। तो आप बताओ इस पे साइन क्या आया था, प्लस, इस पे साइन क्या आया था, प्लस, और इस पे साइन क्या आया हुआ था, माइनस। जैसे ही सॉल्ट ब्रिज आप कनेक्ट करोगे तो सॉल्ट ब्रिज यहां से कौन सा चार्ज देगा बेटा, ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे यहां से चार्ज देगा Cl माइनस, और यहां पे कौन सा चार्ज देगा, तो यहां पे चार्ज देगा K प्लस। Cl माइनस यहां पे आएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर K प्लस यहां पे आएगा तो प्लस और माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल हो गया तो चार्ज खत्म हो गया और फिर से रिएक्शन होगा और फिर से करंट प्रोड्यूस होना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब सॉल्ट ब्रिज का ये वर्किंग है, वर्किंग फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का क्या होगा। सबसे पहले आप बोल सकते हो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू कंटेनर, ये दोनों कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी थी उसको मेंटेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज का। तीसरा, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू अवॉइड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो भाई यहां पे Cl माइनस आया, Cl माइनस प्लस को बना के क्या करेगा, न्यूट्रल। ये ध्यान रखना, Cl माइनस वापस फिर से जा सकता है। ऐसे यहां पे K प्लस आया, K प्लस इस माइनस के साथ बना के क्या किया, न्यूट्रल। K प्लस वापस यहां पे जा सकता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर मान लो पूरा K प्लस आ गया, पूरा Cl माइनस आ गया तो सॉल्ट ब्रिज तो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर से सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यहां से वापस जा सकता है। अगर वापस नहीं जा सकता तो उस केस में सॉल्ट ब्रिज बेकार हो जाएगा, उसका फंक्शन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना सभी लोग कि अगर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड्स आर मेड बाय Ag, Hg, Pb, Sb and Pb. If electrodes are made by Ag, Hg, Sb and Pb, then KCl is not used to make salt bridge. उस केस में सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए KCl का यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा, Hg2Cl2 प्रेसिपिटेट बन जाएगा, SbCl2 प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PbCl2 प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो ये ऊपर आएगा तो सॉल्ट ब्रिज धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं सभी लोग, आज होंगे सब पागल, ठीक है ना। क्या याद कर सकते हैं, आज होंगे सब पागल। तो आज होंगे सब पागल में कौन कौन सा आएगा, आज का मतलब Ag, होंगे का मतलब Hg, पागल का मतलब Pb, आज होंगे सब पागल, Sb मतलब सब हो गया, ठीक है ना। अगर ये चार एलिमेंट आएगा तो सॉल्ट ब्रिज किसका नहीं बनाया जा सकता, KCl का। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और जब प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो सॉल्ट ब्रिज धीमे धीमे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो उस केस में सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, आपको ध्यान में रखने होंगे, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा रफ करके। मैं थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 2-3 पॉइंट यहाँ पे और ऐड करने। यार एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, देखता हूँ आप सभी लोग बता सकते हो कि नहीं। पॉइंट नंबर 7 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट से लिखवाया था बट आपको ज्यादातर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। पॉइंट आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कैटायन, डायरेक्शन ऑफ कैटायन, कैटायन का डायरेक्शन क्या होगा, सोच के बताओ सभी लोग। और 8th है डायरेक्शन ऑफ एनायन, डायरेक्शन ऑफ कैटायन एंड डायरेक्शन ऑफ एनायन। तो कैटायन का मतलब यहां पे मैंने अगर ध्यान से देखो तो K प्लस है, तो K प्लस किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ। तो कैटायन का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो आप लिखोगे टुवर्ड्स कैथोड, टुवर्ड्स कैथोड। इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट, इंटरनल सर्किट। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इंटरनल है, और जो वायर है ये क्या है, एक्सटर्नल है। तो ध्यान में रखना ये इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर बेस्ड है।
इंटरनल सर्किट है सॉल्ट ब्रिज और जो एक्सटर्नल सर्किट दिया हुआ है ये वायर है, ठीक है ना। तो कैटायन का डायरेक्शन टुवर्ड्स कैथोड होगा, एनायन का डायरेक्शन टुवर्ड्स एनोड। सो डायरेक्शन ऑफ द एनायन इज टुवर्ड्स एनोड, टुवर्ड्स एनोड, ठीक है ना। ये पॉइंट हुआ। ये जो डेनियल सेल हम लोगों ने बनाया था ये कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है ना। सो पोटेंशियल ऑफ द डेनियल सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट और ये जनरेट होता है इसलिए हम इसको इंटरनल पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या होगा? इंटरनल पोटेंशियल। मतलब फुल फेज में अगर काम करेगा तो डेनियल सेल कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा? 1.1 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स था इससे रिलेटेड जो आप सभी लोगों को नोट कर लेना। इतने पॉइंट्स आपको मिलते नहीं कहीं पे, ध्यान रखना। ये सारे आपके पास जो पॉइंट्स है ये कई बुक्स कई जगह के कंटेंट है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में जो इससे रिलेटेड होते हैं और वो सारे क्वेश्चंस बेटा आप सभी लोग चेक करो और अटेम्प्ट करते हुए देखते जाओ। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। सो जरा देखो, सबसे पहले केस नंबर 1 आपको क्या याद रखना है। केस नंबर 1 सबसे पहले मान लो हमारे पास ये सेटअप है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये कंटेनर है फर्स्ट वन, ये कंटेनर है सेकेंड वन और हमने इसको अमीटर से कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये ZnSO4 था बेटा और ये क्या दिया था? CuSO4। मान लो इसको हमने कनेक्ट किया एक दूसरे एक्सटर्नल वायर से, ठीक है ना। इसको हमने किसी एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया। ये एक्सटर्नल बैटरी है, इट इज द एक्सटर्नल बैटरी और इस एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है चलो पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट। और यहाँ पे कितना होता है? इंटरनल पोटेंशियल कितना होता है बेटा इसका? 1.1 वोल्ट। इंटरनल पोटेंशियल क्या है? 1 पर। देखो ये ज्यादा पावरफुल है। अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो करंट अब यहाँ पे आने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से अंदर आएगी। इसका मतलब आप बोल सकते हो इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज लेस देन एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसको अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में जो सेल होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। सेल इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा? रिवर्स। पहले करंट कैथोड से एनोड आ रहा था जब इलेक्ट्रोकेमिकल था, अब करंट का डायरेक्शन होगा एनोड टू कैथोड। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एनोड टू कैथोड। पहले करंट का जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, इफ इंटरनल पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल। भाई जब एक्सटर्नल पोटेंशियल से कन्वर्ट कर दिया है, कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है तो करंट का वैल्यू कितना होगा? 0। मतलब सेल में करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस केस में इंटरनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल दोनों क्या होगा? सेम। तीसरा केस, केस नंबर 3 आपको समझ में आ ही रहा होगा। व्हेन इंटरनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल पोटेंशियल। ये हमारा पहले वाला केस है। इस केस में जो अपना सेल होगा वो सेल बिहेव करेगा लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम लोगों ने पढ़ा था। और इस केस में जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन यहां पे बिल्कुल वैसा ही होगा, दैट इज कैथोड टू एनोड। इस केस में ये कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखा बेटा कि कैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन था और इस डेनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इतने सारे पॉसिबल क्वेश्चन होंगे। मतलब 3 केस एक्सटर्नल बैटरी से रिलेटेड। अगर एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो उस केस में करंट का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड होगा, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर दोनों का सेम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, नो करंट विल फ्लो। अगर इंटरनल पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो उस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा और डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इतने सारे टाइप के थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको डेनियल सेल से रिलेटेड रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट वन, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटेड टू द रिएक्शन। अब रिएक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है। सबसे पहले
अगर मैं एनोड का रिएक्शन पूछूं तो आपने लिखा था Zn in the solid form is converted into Zn+2 in the aqueous form। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोला जाएगा हाफ सेल रिएक्शन। इट इज द हाफ सेल रिएक्शन। इसको बेटा हाफ सेल रिएक्शन बोला जाता है। और हाफ सेल रिएक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये Zn है सॉलिड में, एक एरो खींचो, और ये क्या है Zn+2, ये एक्वस। ये रिप्रेजेंट करता है बेटा डिफरेंट फेज को, 2 डिफरेंट फेज। ये बाउंड्री जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये बाउंड्री रिप्रेजेंट करेगा 2 डिफरेंट फेज को। देखो यहाँ पे जिंक है और वहां पे एक्वस है और यहाँ पे सॉलिड है। ये नोट हुआ। कैथोड का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो कैथोड है Cu+2 का एक्वस फेज में, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ था? Cu इन द सॉलिड। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी प्रेजेंटेशन करो तो ये हुआ Cu+2 एक्वस, और ये क्या हुआ? Cu इन द सॉलिड। ये भी 2 डिफरेंट फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी हमारे पास हाफ सेल था और ये भी हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो ए हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन, अगर हाफ सेल रिएक्शन को हम कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन। और कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड और एनोड में होंगे वो इक्वल होने चाहिए, तभी तो हम 2 रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या आएगा? Zn इन द सॉलिड फॉर्म प्लस यहाँ पे क्या आएगा? Cu+2 इन द एक्वस फॉर्म। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? Zn+2 इन द एक्वस फॉर्म, और यहाँ पे क्या आएगा? Cu इन द सॉलिड फॉर्म। ये हमने हाफ सेल को कनेक्ट किया। जब 2 हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो उस केस में हमारे पास ये कंप्लीट सेल आ गया। और इस कंप्लीट सेल में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल में कनेक्ट हुए। इन दोनों को कंप्लीट करो। तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो पहले देखो इसको लिख दिया Zn सॉलिड, ये है Zn+2 एक्वस, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो मैं इस वाले पोर्शन को अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लिखता हूँ। आई होप यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है ना? ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा हुआ है Zn, ये सॉलिड में है, और ये आपके पास Zn+2 एक्वस फॉर्म में लिखा गया, ठीक है ना? इसके बाद राइट साइड में 2 मैंने वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है। इसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? Cu+2 इन द एक्वस, और ये क्या लिखा? Cu इन द सॉलिड। ये तो बाउंड्री फेज को रिप्रेजेंट करता है, 2 डिफरेंट फेज को, और ये होता है बेटा सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या होगा? एनोड, और सॉल्ट ब्रिज के राइट में क्या होता है? कैथोड। कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये 2 डिफरेंट सेल का प्रेजेंटेशन, और इन डिफरेंट सेल के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हम लोगों ने किया डिस्कशन कि कैसे सेल का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो सेल का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखो यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है। लेफ्ट वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? एनोड, और राइट वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? कैथोड। जो एनोड दिया हुआ है इसकी तरफ क्या होगा? तो आपको मालूम है यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। देखो ये 0 है, ये 2 है, प्रोसेस कैसा हुआ? ऑक्सीडेशन। ये +2 है, ये 0 हुआ, प्रोसेस कैसा हुआ? रिडक्शन। तो इससे सेल का जो प्रेजेंटेशन किया गया, इस सेल के प्रेजेंटेशन से क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल होगा? पहला क्वेश्चन होगा भाई इलेक्ट्रॉन्स निकालो, कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद कि बताओ कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है? इस सारे टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से यहाँ पे इन सेल के बेसिस पे पूछा जा सकता है। तो जरा देखते हैं अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, जो ये छोटे मोटे फॉर्म में हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? हो गए। तो मैं इसको बेटा अभी रफ कर दे रहा हूं, और रफ करने के बाद जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो एक पोटेंशियल है जिसका नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है, ठीक है ना? ये होता है पोटेंशियल एट 298 केल्विन एंड
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर and 1 molar concentration. So potential that is calculated at 298 Kelvin, 1 atmospheric pressure and 1 molar concentration, that is known as the standard reduction potential. And standard reduction potential is represented by E naught of the cell and that is equal to, कैसे लिखा मैं इसको देखो, standard reduction potential of cathode, मैंने लिखा बेटा माइनस, यहां पे लिखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसको हम लोग लिख रहे हैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज ई नॉट सेल। इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। एक चीज ध्यान रखना सभी लोग, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, ऑफ कैथोड विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सॉरी कैथोड, और साथ में साइन क्या होना चाहिए, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, माइनस E naught reduction potential of anode will be equal to, ये रिडक्शन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर कैलकुलेट करना है एक ही इलेक्ट्रोड का तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ऐसा समझो। तो यह है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सेम एनोड विद द माइनस साइन। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है तो हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला क्या लिखा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के इक्वल होगा। चलो ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसी का भी, और उसी का क्या निकालना है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये वैल्यू है माइनस 1.1 वोल्ट, तो यहाँ क्या होगा, प्लस 1.1 वोल्ट। अगर ये है माइनस 0.5 वोल्ट तो ये क्या होगा, प्लस 0.5 वोल्ट। अगर ये दिया गया है प्लस 3.3 वोल्ट, ये क्या होगा, माइनस 3.3 वोल्ट। किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो बस किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन था, और इस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपसे बेटा पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं इससे क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्या है जो इससे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हमारे पास एक सेल है, A इन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू A+1। यहां पे लिखा गया बेटा B+1 इज कन्वर्टेड इनटू B, और ये दिया गया E नॉट ऑफ A+1 टू A इज इक्वल टू माइनस 2.2 वोल्ट, ठीक है ना। और यहां पे दिया गया E नॉट B+1 टू B इज इक्वल टू प्लस 0.5 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, E नॉट ऑफ द सेल। अच्छा आप बताओ मुझे ध्यान से देख के, E नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और ये क्या है बेटा, कैथोड, और ये क्या है बेटा, एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अब ये प्रेजेंटेशन दिया है तो देखो ये +1 से कहां पे आया, 0, प्रोसेस कौन सा हुआ, रिडक्शन, तो इस पोटेंशियल का नाम क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। ये B+1 से कहां पे आया, 0, प्रोसेस का नाम क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब दोनों का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर्मूले में भी क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, 0.5 वोल्ट, तो वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 0.5, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, माइनस 2.2 वोल्ट। तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करो, ये हुआ 0.5 प्लस 2.2, सॉल्व करो कितना आएगा, 2.5 वोल्ट। तो E नॉट ऑफ द सेल का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 वोल्ट। यस दैट्स इट, ये सॉल्व हुआ हमारे पास।
मतलब हमें पता चल गया है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, देखो आप सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं दे रहा हूं। ये आपके पास दिया गया C2C+1 और ये दिया गया D+1 to D, ये प्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है E0 C2C+1 इज इक्वल टू प्लस 1.5 वोल्ट, ये दिया गया। दूसरा E0 D+1 to D इज इक्वल टू, ये दिया गया प्लस 1.1 वोल्ट। और हमें क्या निकालना है E0 सेल। तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या होगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आप देखो क्या ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन, ये 0 से +1, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है ऑक्सीडेशन। तो जो पोटेंशियल दिया वो पोटेंशियल भी कैसा हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें कैसा पोटेंशियल चाहिए रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा -1.5 वोल्ट। ये +1 है और ये क्या दिया है 0, प्रोसेस का नाम क्या हुआ रिडक्शन, तो पोटेंशियल कैसा हुआ रिडक्शन। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है +1.1, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -1.5 वोल्ट। तो क्या आंसर यहाँ पे आने वाला है बेटा 1.1 plus 1.5 that is 2.6 volt and that is E0 of the cell, that is E0 of the cell। यार ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने आना ही चाहिए आप सभी लोगों को। आपको मालूम है कि हमारा डेनियल सेल स्टार्ट हुआ है और डेनियल सेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं, बस उसको अटेम्प्ट करते जाइए और क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखो सभी लोग ध्यान से। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये दिया गया A is converted into A+1 इलेक्ट्रॉन 1.5 वोल्ट, ये दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया B+1 to B+1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दिया गया 1.6 वोल्ट, क्या दिया गया 1.6 वोल्ट। और आपको कैलकुलेट क्या करना है E0 ऑफ द सेल, ये कंप्लीट सेल का E0 निकालना है। ये क्या होगा E0 of the reduction potential of cathode minus E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जरा ध्यान से देखो ये प्रोसेस क्या हुआ, तो आप बोलोगे रिडक्शन, ये प्रोसेस क्या हुआ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहां पे होता है बेटा कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है एनोड पे। मतलब ये हुआ कैथोड और ये क्या हुआ एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है 1.6 वोल्ट। हमें एनोड का भी क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 1.5, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा -1.5। सॉल्व करो 1.6 प्लस 1.5 ऐड करो वैल्यू 3.1 वोल्ट, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो अगर आपके पास इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको मालूम है कि किस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसके आंसर देने हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। देखे जाओ सभी लोग, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पिटारा में जो आप सभी लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। घर बैठे रिवीजन करते रहिए, अच्छा रिजल्ट लाइए सभी लोग। जो भी टॉपिक रहेगा वो सारे टॉपिक मैं डिटेल में आपको रिवाइज करा के दूंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। इसके बाद थोड़ा शॉर्ट करके हम आपको यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड कराएंगे, बना के देंगे, आप बस उसको ध्यान से देखते रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास और पूछा गया था, क्या पूछा गया था देखो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग combination of cell produce maximum EMF। मतलब ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास E0 A+1 to A इज इक्वल टू -1.5 वोल्ट। दूसरा E0 B+1 to B इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। सी दिया गया E0 C+1 to C इज -2.5 वोल्ट। एंड डी दिया गया E0 D+1 to D इज इक्वल टू +1.5
5 वोल्ट। बोला गया इनमें से किस दो ऑप्शन के सेल को कंबाइंड किया जाए कि जो सेल का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। और आप सभी को मालूम है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यार मैक्सिमम कब हो सकता है, ई नॉट सेल मैक्सिमम कब होगा, देखो ध्यान से, ई नॉट सेल विल बी मैक्सिमम फॉर maximum E naught of cathode and minimum E naught of anode। मतलब ई नॉट सेल मैक्सिमम उसी कॉम्बिनेशन के लिए होगा जिसमें कैथोड का पोटेंशियल तो मैक्सिमम हो लेकिन एनोड का पोटेंशियल क्या हो, मिनिमम। तो यार मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पे है, यहां पे है, तो हम इसको क्या बना दें, कैथोड। और मिनिमम पोटेंशियल कहां पे है, यहां पे है, तो इसको क्या बना दें, एनोड। मतलब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा ए एंड बी एंड सी एंड डी, तो हमारा आंसर कौन होने वाला है, सी एंड डी को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो सेल का पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम है उसको क्या बनाना है, कैथोड, और जो मिनिमम है उसको क्या बनाना है, एनोड। उनको कंबाइन करेंगे तो सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वो सारे क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल से रिलेटेड पॉसिबल है, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं बेटा डिस्कशन कर रहा था रिलेटेड टू द डेनियल सेल, और डेनियल सेल से रिलेटेड ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आप लोगों ने देखा, और ऐसे प्रॉब्लम को आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करने आना चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और जरा देख लो सभी लोग कि उस क्वेश्चन को अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्वेश्चन क्या होगा। अब आप जरा देखो कि जो हमारे पास सेल दिया है, जो सेल दिया है उस सेल में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल क्रिएट होता है, और जब पोटेंशियल क्रिएट होता है ना तो वहां पे कुछ वर्क होता है, यूजफुल वर्क जो होता है। तो उस यूजफुल वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। जो यूजफुल वर्क दिया है उस यूजफुल वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क हमारे पास जो यूजफुल वर्क है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ठीक है ना, मैक्सिमम यूजफुल वर्क इज इक्वल टू, ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। किसके इक्वल होगा, NF E नॉट सेल के इक्वल, दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन। मतलब वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो N इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आया हुआ है, ये n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और F96500 कूलम को रिप्रेजेंट करता है, आपको मालूम है। तो मैं यहाँ पे टर्म निकालने वाला हूं डेल्टा जी नॉट, और इस डेल्टा जी नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स। जो मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पे जो टर्म है ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस डब्ल्यू मैक्स मतलब माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये इसके इक्वल होता है। तो अगर किसी सेल का मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन आप कैलकुलेट करते हो तो मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन को ही क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल आर कैलकुलेटेड। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट किया गया है तो हम मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा जी नॉट। ये जो टर्म दिया हुआ है ये टर्म है एक्सटेंसिव, और ये ई नॉट जो सेल होता है इस टर्म को बोला जाता है बेटा इंटेंसिव। इसको क्या बोला जाता है, इंटेंसिव। तो क्वेश्चन आपको क्या मैं कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। तो वो क्या क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सभी लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है आपके पास a+4 is converted into a+3 is converted into a+2 is converted into a+1
इज कन्वर्टेड इनटू ए, इसमें कन्वर्ट हुआ। एट स्टैंडर्ड कंडीशन ई नॉट सेल, देखो सबका मैं लिख रहा हूं, इसका ई नॉट सेल दिया है -1.5 वोल्ट, इसका दिया गया है -1.3 वोल्ट, इसका दिया गया है -2.5 वोल्ट और इसका दिया गया है -1.0 वोल्ट। ये हमारे पास ई नॉट सेल दिया गया है। तो क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन कौन सा इसमें आयन है जो हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, आयन विच कैन डिस्प्रपोर्शनेट, ये पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आयन है जो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। और आपको मालूम है ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ही एलिमेंट एक बार ऑक्सीडाइज हो और एक बार क्या हो, रिड्यूस, तो वो जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन दिया गया, बहुत सारे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल दिया गया है, आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा आयन है जो डिस्प्रपोर्शनेट होगा, तरीका क्या है। वही आयन डिस्प्रपोर्शनेट होगा जिसके राइट का पोटेंशियल ज्यादा हो और लेफ्ट का पोटेंशियल कम हो। ध्यान से देखो, रिपीट कर रहा हूं, वो आयन डिस्प्रपोर्शनेट होगा जिसके राइट का पोटेंशियल ज्यादा हो और लेफ्ट का पोटेंशियल कम हो। फॉर एन एग्जांपल हम इसको चेक करते हैं, इसको डिस्प्रपोर्शनेट होगा कि नहीं। इसके राइट का पोटेंशियल -1.3 और लेफ्ट का पोटेंशियल -1.5, ये ग्रेटर है। राइट का पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। फिर से देखो A+2, आप जरा ध्यान से देखो, इसके राइट का पोटेंशियल कितना है -2.5, तो और ये कितना है -1.3, ये कम है। अगर कम है तो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। ये देखो A+1, इसके राइट में कितना है माइनस, ये ज्यादा है और ये क्या है कम, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। कभी भी टर्मिनल वाले डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके लेफ्ट या उसके राइट में कुछ भी नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, कंडीशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, क्या कंडीशन होगी डिस्प्रपोर्शनेशन की, जरा सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला लिख रहे हैं आपको, इफ पोटेंशियल एट राइट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट लेफ्ट for an ion then disproportionation takes place, उस केस में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। और दूसरा पॉइंट, टर्मिनल आयन डू नॉट डिस्प्रपोर्शनेट, सो जो टर्मिनल आयन होंगे वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे। तो डिस्प्रपोर्शनेट करने का एक ही कंडीशन है कि किसी भी आयन के राइट का जो पोटेंशियल होगा वो लेफ्ट के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन ध्यान में रखो सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको आना चाहिए सभी लोगों को, नहीं तो गड़बड़ी होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, E नॉट ऑफ A+4 to A+3 कितना दिया है -1.5 वोल्ट। दूसरा E नॉट ऑफ A+3 to A+2 कितना दिया गया है -1.3 वोल्ट। नेक्स्ट E नॉट A+2 to A+1 कितना दिया गया है -2.5 वोल्ट। नेक्स्ट E नॉट A+1 to A कितना दिया है -1.0। E नॉट A+4 to A कितना दिया गया है नहीं मालूम, ये हमें निकालना है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जहां पे ऐसे वाले को निकालना है तो ध्यान रखना जो भी लास्ट वाला होगा, जो भी लास्ट वाला दिया होगा, ठीक है ना, उन सभी को ऐड कर देना होगा। तो मैंने यहां पे लिखा E1, इसको लिखा E2, इसको लिखा E3 और इसको लिखा E4 और लास्ट वाले को क्या लिखा E5। लास्ट वाले को क्या लिखा हुआ E5। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है ना, आप कैसे इसको अप्लाई करोगे, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले ये बनाओ कि जो N5 और E5 होगा ये बाकी सभी के इक्वल होगा।
N5 मतलब जो शुरू और लास्ट वाले का पोटेंशियल होगा वो बाकी सबके इक्वल होगा। तो N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 प्लस N4 E4 के इक्वल। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1 और लास्ट में कितना दिया हुआ है 4। मैं वैल्यू रखना देखो N5 यहां से यहां तक का इलेक्ट्रॉन कितना है 4, E5 इज इक्वल यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 1, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। बेटा आपको E1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये है E1, ये दिया हुआ है E2, ये दिया हुआ है बेटा E3, ये दिया हुआ है E4 और ये दिया हुआ है E5। तो E1 E2 E3 E4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आप वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं E5 का वैल्यू। तो ऐसे बेसिस पे आप अटेम्प्ट करिए, अप्लाई करिए और ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। जब भी दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए। पॉज करके इसको सभी लोग नोट करिएगा। मैं इसका एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको देता हूं, आप देखो उस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं, समझ सकते हो कि नहीं, अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया E0 Fe प्लस 3 टू Fe इज इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट, ये दिया गया। दूसरा E0 Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 1 इज इक्वल टू Fe प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1.5 वोल्ट। और क्या दिया गया E0 Fe प्लस 2 टू Fe, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने देखो सीरीज में लिखा था ना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला है Fe प्लस 3, फिर इससे छोटा Fe प्लस 2, फिर इससे छोटा Fe, यही तो लिखा गया है। ये हमारे पास हुआ E1 और ये हमारे पास हुआ E2 और यहां से यहां तक का क्या हुआ बेटा E3। तो क्या मैंने ट्रिक बताया था, ध्यान से बताओ, N3E3 इज इक्वल टू N1 मतलब जो लास्ट का कनेक्शन होगा वो बाकी सभी के समेशन के इक्वल, N1E1 प्लस N2 E2। N3 यहां से कितने इलेक्ट्रॉन है 3E3, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इंटू E1 प्लस यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू E2। किसका वैल्यू दिया हुआ है E3 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना E3 का वैल्यू दिया हुआ है देखो बेटा, प्लस 3 से 0 का, प्लस 3 से 0 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं माइनस 3 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू E1 का मतलब Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2, इसका वैल्यू कितना दिया है माइनस 1.5 वोल्ट प्लस 2 इंटू E2 का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, E2 का वैल्यू निकालना है। इसको इधर ले आओ तो ये देखो हुआ माइनस 1.5 वोल्ट माइनस 1.5 वोल्ट प्लस 2E2, ये हुआ 2E2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स E2 का वैल्यू कितना हुआ 0 वोल्ट। देखो हमने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको मिल गया कि हमने N3E3 इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2 अप्लाई किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ रही है 0। मतलब टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में डेनियल सेल पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, फोटो वोल्टेइक सेल पढ़ा, कैथोड एनोड देखा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, डायरेक्शन देखा, डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज होगा, किससे बनता है, कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल से रिलेटेड हो सकते हैं वो बन सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, सभी लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।